हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो ये वीडियो है, मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मेरा एंड मेरे हस्बैंड का और कॉस्ट ऑफ लिविंग इन जापान कितना है। मैंने पहले भी अपने चैनल पर इस तरह के वीडियोस बनाए हैं 2 इयर्स बिफोर, और लास्ट ईयर भी मैंने बनाया था 2000 आई थिंक 20 में मैंने मार्च और अप्रैल में बनाया था वीडियो। तो आई थॉट कि लेट मी शेयर हमारा लेटेस्ट जो है कॉस्ट ऑफ लिविंग जापान कितना है, कैसा है और क्या है। और सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करने जा रही हूँ। देखिए, यहाँ पर हर किसी का अपना एक कॉस्ट ऑफ लिविंग होता है। लोग ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर उनका रेंट हाई होता है, उनकी ग्रोसरीज में कम खर्चा आता है। बहुत सारे लोग ऐसे जगह पर रहते हैं जहाँ पर उनका रेंट कम होता है, ग्रोसरीज ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसा खर्चा तो चलता रहता है और चलता रहता है, ठीक है। तो आज जो है हम लोग टोक्यो से कितना दूर रहते हैं और कितना रेंट पे करते हैं और हमारा मंथली बजट कितना है, घर का कितना पैसा लगता है हमें घर चलाने के लिए, हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना है जापान में, मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, ठीक है। एंड डिस्क्लेमर, यहाँ मैंने आपको पहले भी जैसे बोल दिया है, हर किसी का अपना एक्सपीरियंस है, हर किसी का अपना एक कॉस्ट ऑफ लिविंग है जापान में। तो या और मैं किसी ऐसे रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करती हूँ, मैं बड़ी एक मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ। तो मेरे खर्चे भी इतने ज़्यादा नहीं हैं, बहुत कम बजट में मैं अपना घर चलाना पसंद करती हूँ। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं मेरा और कॉस्ट ऑफ लिविंग इन जापान। तो सबसे पहले अगर आप कॉस्ट ऑफ लिविंग इन जापान के बारे में बात कर रहे हो तो ऑफ कोर्स जो सबसे पहला जो आता है वो आता है रेंट। और रेंट में कितना पे कर रही हूँ मैं आपको बता देती हूँ। वो भी जो मेरे लास्ट वीडियोस थे, शायद से आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो मैं लिंक आई बटन में दे दूँगी या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप चेकआउट ज़रूर करिएगा। तो मैंने लास्ट ईयर बताया था जो मेरा रेंट था वो था 89,900 समथिंग, इतना रेंट था। और वो जो था वहाँ से जो मेरा टोक्यो स्टेशन था वो सिर्फ 20 to 25 मिनट्स डिस्टेंस पर था। टोक्यो स्टेशन की बात कर रही हूँ मैं, और टोक्यो जो था वो 10 मिनट की दूरी पर था, ठीक है। एंड फिर जो मैं यहाँ पर रह रही हूँ, जहाँ पर मैं रह रही हूँ, तो लोकेशन में अभी फ़िलहाल डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी यहाँ पर। जो मेरा रेंट है जहाँ रह रही हूँ वहाँ से मुझे टोक्यो पड़ता है ट्रेन में 40 to 45 मिनट्स इन अ ट्रेन में मुझे पड़ता है। तो 20 to 25 मिनट्स का डिफरेंस जो है बढ़ गया है पहले से, लास्ट ईयर से अब जहाँ पे हम लोग अभी रह रहे हैं। एंड ट्रेन का जो फ़ीस है वो भी मैं आने वाली अभी आगे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ठीक है। तो मेरा अभी का जो रेंट है वो सिर्फ है 40,000 येन। एंड यस, 40,000 येन में आपको 2 रूम किचन मिलना बहुत इम्पॉसिबल होता है टोक्यो के आसपास। और बहुत कम लोग इस यूआर के बारे में जानते हैं। निशिकासाई में तो यूआर अपार्टमेंट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड्स है। वहाँ पर बहुत सारे इंडियंस जो है वो 1-1 लाख के ऊपर रेंट पे करते हैं। तो मैं उतना अफोर्ड नहीं कर पा रही थी, तो मुझे उतना रेंट देकर सिर्फ 12 या 13 घंटे घर पे सोने के लिए उतना मैं रेंट पे नहीं करने वाली थी। तो हमने सोचा कि थोड़ा हम ट्रेन का डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ा लेते हैं तो रेंट हमें कम पड़ जाएगा, और वही जो बचता है हमारा, मतलब वहाँ पे अगर 1 लाख मैं पे करने जा रही हूँ तो यहाँ पे मैं अभी 40,000 येन पे कर रही हूँ। तो 60,000 जो बचता है उसमें हम लोग ग्रोसरी वो सब कुछ भी कर सकते हैं, खुद के खर्चे वो सब कुछ भी कर सकते हैं, राइट। तो हमने सोचा इसीलिए कि हम लोग निशिकासाई में नहीं रहेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो है यूआर अपार्टमेंट्स की जो रेंट है बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, हम लोग इतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। और हैट्स ऑफ जो लोग वहाँ पर रहते हैं और वो लोग उतना पे करते हैं वहाँ पर, लाइक 1-1 लाख के ऊपर आपको 1 लाख के मतलब 10 मन के ऊपर आपको वहाँ पर 2DK या 1LDK मिल रहा है। तो मेरे से नहीं हो रहा था, तो हम लोग ने सोचा कि हम लोग थोड़ा सा दूरी पर हमारा जो है रेंट ले लेंगे यूआर अपार्टमेंट का। तो हमारा जो है 2DK घर है। तो अगर आपने मेरा घर का भी मैंने वीडियो लास्ट ईयर मेरे चैनल पर अपलोड करा हुआ है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप ज़रूर चेकआउट करिएगा। बहुत अच्छा स्पेस है, इतना कुछ ज़्यादा कंजेस्टेड नहीं। हाँ, अगर आपके घर पे सामान का ज़्यादा हो जाता है तो घर छोटा लगने लग जाता है, ठीक है, फिर भी चल जाता है। तो मेरा चल जाता है इसमें काम। तो हम लोग रह रहे हैं यहाँ पर। तो मेरा जो रेंट है वो है 4 मंथ 40,000, और 40,000 4 मंथ 40,000 येन।
तो वो मेरा रेंट है हम दोनों का। अगर आप दोनों को डिवाइड करके देख लेते तो 20,000 येन पर पर्सन, और उसमें आप 30 डेज रह रहे हैं तो मतलब 700 to 800 येन पर डे, ठीक है। तो उस हिसाब से हिसाब कर लीजिएगा। तो रेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया है, रेंट मेरा बहुत सस्ता है। एंड रेंट, ये जो घर मैंने रेंट पर लिया है, बहुत सारे लोग, अगर आप प्राइवेट रियल एस्टेट से घर अगर लेते हो तो वहाँ पर आपको 2 से 3 महीने का डिपॉजिट रेंट जो होता है वो ऑलरेडी पे करना पड़ता है। लेकिन अब जब यूआर अपार्टमेंट्स में से घर लेते हो रेंट पर, तो आपको यहाँ पर सिर्फ 2 महीने की डिपॉजिट पे करनी होती है, दैट्स इट। और कुछ नहीं लगता है, नो गारंटर फीस, नथिंग एक्स्ट्रा, कुछ भी नहीं रहता है, ठीक है। नो एजेंट्स, रियल एस्टेट की फ़ीस कुछ भी नहीं रहती, ठीक है। तो ये भी बहुत एक बेनिफिट सा फैक्टर था, इसीलिए हमने इसे चूज़ करा, ताकि हमारा जो पैसा है स्टार्टिंग में जब आप घर जब भी ढूंढते हो रेंट के लिए वो बच सके। तो मैंने वहाँ से भी थोड़ा बहुत पैसा बचाया है, ठीक है। तो गाइस, हमारा जो रेंट है मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, दैट इज़ 40,000 येन। उसके बाद आती है सबसे बड़ा खर्चा जो होता है, वो होता है यूटिलिटी। अब यूटिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, वाईफाई हो गया, एंड वाटर बिल हो गया, गैस बिल हो गया। फ़ोन बिल पे मैं थोड़ी देर में आती हूँ। तो ये जो 4 बिल है बहुत ज़्यादा मतलब हर किसी के अपने अंडर कंट्रोल होता है, अपने हाथ में होता है इसे कंट्रोल करना, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ, जापान में जब विंटर्स चलते हैं तो एसी में हमें हीटर यूज़ करना पड़ता है। एसी के हीटर का बिल इतना ज़्यादा नहीं आता है, जो कि दूसरा एक हीटर होता है, मैं यहाँ पे फ़ोटो लगा दूँगी, उसका जो करंट है, हाई वोल्टेज जो है बहुत ज़्यादा रहता है, तो उससे बिल बहुत ज़्यादा आता है। तो मेरा जो विंटर में इलेक्ट्रिसिटी जो बिल आता था वो था अराउंड 7,000 to 8,000 येन पर मंथ की बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि ठंड ज़्यादा रहती तो आपको घर में हीटर बहुत ज़्यादा चलाना पड़ता है, राइट। तो विंटर्स में इतना बिल आता था। एंड समर्स में भी ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होता है। आप एसी ऑन कर लेते तो एसी का भी बिल थोड़ा बहुत कम हो जाता है, 1,500 येन के आसपास कम होता है, लेकिन बिल आता उतना ही है, ठीक है। तो 7 to 8,000 येन मेरा जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है। एंड लास्ट मंथ मैं आपको बता देती हूँ, विंटर्स में मुझे इतना आता है। लास्ट मंथ क्योंकि वेदर बहुत अच्छा था, लास्ट 2 महीने में मार्च एंड अप्रैल में वेदर बहुत अच्छा था, तो हमने ना ही एसी यूज़ करी है, मतलब ना ही हीटर यूज़ करा था, और वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो ज़्यादा बिल नहीं आया। सिर्फ बिल मुझे आया है वो 4,000 येन पर मंथ लास्ट 2 महीने का। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा यार, मतलब यहाँ से भी हम लोग 3-4 हज़ार येन बचा सकते हैं, ठीक है। तो वो हो गया। देन उसके बाद आता है वाटर बिल। तो वाटर बिल जो होता है यहाँ पर 2 महीने में एक बार आता है वाटर बिल यहाँ पर, और वो जो है एक फ़िक्स अमाउंट है लगभग, वो ज़्यादा कम नहीं होता है, मतलब इतना भी कम नहीं होता है। तो वो जो है 5,000 येन के ऊपर आता है, 5,000 येन से लेकर 6,000 येन तक मुझे उसका जो वाटर बिल है वो आता है 2 महीने में एक बार। तो वो जो है वो ज़्यादा मतलब चेंज होता ही नहीं है। और वर्क फ्रॉम होम चल रहा था तो पानी, खाना वो सब ज़्यादा कुक भी हो रहा था, तो थोड़ा बहुत हो जाता है, 500-1000 का डिफरेंस हो जाता है, और कुछ नहीं होता है। देन उसके बाद बात करते हैं हम लोग वाईफाई के बारे में। तो वाईफाई जो है हम लोग को यहाँ पर जो है सॉफ्टबैंक कंपनी का यूज़ कर रहे हैं, बहुत अच्छा स्पीड है। स्पीड आई थिंक मुझे याद नहीं है, लेकिन स्पीड बहुत अच्छा है। तो वाईफाई जो है सॉफ्टबैंक कंपनी का, मैं उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ऐड कर दूँगी, आप ज़रूर चेकआउट करिएगा। तो उसका जो बिल है मेरा 5,500 के लगभग आता है पर मंथ आता है। तो पर मंथ हमें उतना पे करना पड़ता है 5,500 के आसपास, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं हम लोग गैस बिल। और गैस बिल एक ऐसा बिल है जो कि जितना आप यूज़ करोगे उतना आपका बिल बढ़ेगा, बिकॉज़ अभी जो है विंटर्स चल रहे थे, लगभग टेम्परेचर इतना ज़्यादा, वेदर जो है इतना ज़्यादा, ये भी अभी तो फ़िलहाल समर्स की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन विंटर्स ही था। तो गर्म पानी, ऑफ कोर्स स्नान करने के लिए गर्म पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें गैस से हमें वो ऑन करना पड़ता है, तब जाके गर्म पानी हमें मिलता है। तो उससे, और खाना भी वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, 3-4 टाइम खाना घर पे ही बन रहा था पर डे, तो वो हो रहा था। तो उसके लिए गैस का बिल जो है मेरा जो है 6,000 के ऊपर आ रहा है यहाँ पर इस वाले घर पे। और जब हम लोग पहले वाले घर पे रहते थे वहाँ पे मेरा गैस का बिल बहुत कम आता था। मैं ताजुब हो गई हूँ यार यहाँ पर आकर, कि ताजुब में थोड़ी सी शौक हो गई हूँ, ऐसे कैसे ये गैस बिल थोड़ा सा हाई हो रहा है। लेकिन एनीवेज कोई बात नहीं, क्योंकि घर
पे ही काम चल रहा है एंड फिर खाना भी बन रहा है, तो गैस बिल आना था। तो मेरा जो गैस बिल आता है वो आता है 6000 येन के ऊपर। और मैंने आपको बता दिया है, मेरा रेंट बता दिया है 40,000 येन। मैं और एक बार रिपीट कर रही हूँ, 40,000 येन मेरा रेंट है। इलेक्ट्रिसिटी बिल मैंने बता दिया है जो कि 7 to 8,000 येन के आसपास आती है। वाईफाई मैंने बता दिया जो कि 5,000 येन to 5,500 येन आता है। वाटर बिल मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, वो भी 5,000 to 6,000 येन तक आसपास आ जाता है, ज़्यादा चेंज नहीं होता है। देन मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया मेरा गैस बिल जो कि 6 to 7,000 येन के आसपास आता है, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होता है, ठीक है। देन इसके बाद हम लोग बात करेंगे हमारा फ़ोन बिल, और फ़ोन कनेक्शन भी हमारा जो है सॉफ्टबैंक का है, और फ़ोन कनेक्शन थोड़ा हमारा एक्सपेंसिव होता है। हम लोग इसमें बचा भी सकते हैं लेकिन नहीं बचा पा रहे हैं पैसा इसमें से, बिकॉज़ एक तो ये कि हम लोगों ने जो है डाटा जो ले रखा है वो है 50 GB पर मंथ का जो है डेटा ले रखा है। इंटरनेट पैकेज जो है 50 GB का है। 50 GB इसलिए लिया, घर पे तो है फ़िलहाल, लेकिन घर से वाईफाई भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कंपनी का जो भी काम होता है वो होता है हमें अपने हॉटस्पॉट से काम करना पड़ता है, तो उसके लिए जो हमारा खुद का इंटरनेट हमें वहाँ पे यूज़ करना पड़ता है। वो एक सिस्टम प्राइवेसी के तौर पे हमें कंपनी जो है वाईफाई के ऊपर काम करना अलाउ नहीं करती है, तो इसीलिए हम लोग जो है अपना मोबाइल का डेटा यूज़ करते हैं एंड वो सफिशेंट हो भी जाता है 50 GB। तो इसीलिए जो हम दोनों का बिल जो आता है पर मंथ दैट इज़ 16,000 येन के आसपास, 16,000 येन। और मैं इंडियन करेंसी भी यहाँ पर लिख दूँगी तो आपको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी कि एक्चुअली येन और रुपीज़ में कितना डिफरेंस होता है। तो 16,000 येन आता है, तो वो हम लोग वहाँ पर अगर बचा भी लेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने 20 GB का इंटरनेट भी ले लिया, तो हम लोग मैक्स टू मैक्स 3-4 हज़ार येन बचा सकते, उससे ज़्यादा नहीं बचा सकते। और इंटरनेट ऐसी चीज़ है, और स्पेशली सॉफ्टबैंक का इंटरनेट मुझे इसलिए ज़्यादा पसंद है क्योंकि आप जब आप अंडरग्राउंड ट्रेन से ट्रैवल भी करते हो तो उनका रेंज सिस्टम जो है बहुत बढ़िया है, तो इसीलिए मुझे सॉफ्टबैंक कंपनी बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। तो मैंने फ़ोन बिल भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। इसके बाद जो खर्चा आता है वो होता है हमारा ट्रैवल एक्सपेंसेस, ट्रैवल का खर्चा आता है। तो ट्रैवल जो है हमें कंपनी के लिए जब जाना पड़ता है तो 2 या 3 दिन हफ्ते में जाना पड़ता है, तो ज़्यादा हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। 2 या 3 दिन का हिसाब से मंथली हमें दोनों को लगता है 40,000 के आसपास, 40,000 येन के आसपास। कभी इसमें ऑफिस का भी इंक्लूड हो जाता है, कभी इसमें ट्रैवल का भी इंक्लूड हो जाता है, तो वो ऑफिस और ट्रैवल का सब कुछ मिला के हमें 40,000 येन पर मंथ लगता है, दोनों को कंबाइन करके 20,000 ईच पर पर्सन, तो 20,000 येन पर पर्सन हमें लगता है। तो ये था हमारा ट्रैवल का एक्सपेंस। उसके बाद बात आती है सबसे बड़ा जो खर्चा है, जहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि हम बचा भी सकते और बचा नहीं भी सकते पैसे, और वो इसलिए क्योंकि देखो हेल्थ इज़ अ वेल्थ। अगर आपका हेल्थ अच्छा है, अगर आप अच्छा खाते हो तब जबकि आपकी हेल्थ जो रहती है वो अच्छी रहती है। तो और कमाते किस लिए हो, खाना खाने के लिए कमाते हो, राइट। तो अच्छा खाओ तो थोड़ा पैसा थोड़ा वेस्ट भी करो खाने के लिए, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है। तो हमारा जो ग्रोसरी है वीकली होता है, लाइक जो नॉर्मल डेली के लिए जो भी हमें चाहिए रहता है वो वीकली हम लोग करते हैं। जो इंडियन ग्रोसरी होती है वो मेरी पर मंथ डिसाइडेड है, तो पर मंथ इंडियन ग्रोसरी होती है। उसके बाद जो भी नॉर्मल दूध डेयरी उसका जो भी खर्चा होता है वो वीकली होता है। तो सब कुछ कंबाइन करके मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी कि मुझे इंडियन ग्रोसरी का जो खर्चा होता है पर मंथ वो लगता है अराउंड 15,000 येन टू 20,000 येन। उसमें मैं सब लेकर आती हूँ, मैं आपको बता देती हूँ। आटा, दाल और राइस और ब्रेकफास्ट का जो भी लगता है वो सब कुछ इंक्लूड होता है, क्योंकि हम लोग ब्रेकफास्ट घर से ही करना पसंद करते हैं। हम लोग मोस्टली बाहर का बहुत कम खा रहे हैं और ब्रेकफास्ट, तो घर पे ब्रेकफास्ट बनाती हूँ मैं ज़्यादातर, और हफ्ते में एक आध बार अगर बाहर खा लिया तो खा लिया। तो ब्रेकफास्ट जो होता है पोहा उपमा यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव मिलता है। आधा किलो पोहा 1 किलो पोहा की प्राइस शायद से 500 येन है, तो वो 5-6 पैकेट मुझे लग जाते हैं पर मंथ के लिए हमें।
तो ऐसे ये आप इसमें इंडियन ग्रोसरी में भी बचा सकते हो। कभी कभार मेरा खर्चा बहुत कम हो जाता है, लाइक मुझे 10,000 येन का ही सिर्फ ज़रूरत पड़ जाता है, क्योंकि ज़रूरत हो जा 10,000 येन में ही मेरा हो जाता है काम। कभी कभार 15,000 to 20,000 येन लग जाता है जब घी भी लेना हो। घी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, 3,000 येन से तो 1 किलो घी का डब्बा स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये था इंडियन ग्रोसरी का, मैंने आप लोगों को बता दिया। एंड जो अभी आते हैं नॉर्मल, जब हम लोग सुपरमार्केट जाते हैं तो वो 6,000 पर वीक का खर्चा है। 6,000 इंटू 4 इज़ 24,000, राइट, 24,000 येन। तो वो एक हो जाता है, तो लगभग 24,000 वो या फिर 15,000, ये सब कुछ कैलकुलेट करके अगर बाहर खाना खा लिया तो वो सब कुछ कैलकुलेट कर कर जो खर्चा आता है वो लगभग आता है मुझे 5वां येन। 5वां मतलब 50,000 येन। 50,000 मतलब इंडियन करेंसी में कितना हो गया, वो लगभग 30 से 35,000 रुपये हमें सिर्फ ग्रोसरी के लिए, खाने के लिए, हमें फूड के लिए लग जाता है। एंड उसके बाद जो खर्चा आता है वो एक्स्ट्रा खर्चा है। ये यहाँ पर जो है ये खर्चा हर किसी का अपना डिफरेंट होता है। लाइक हमें कभी कभार, मुझे कॉस्मेटिक्स अगर मैंने परचेस कर लिया उसका खर्चा आ जाता है। देन कपड़े खरीदने पड़ते हैं, फिर इसके जो क्लोथ्स होते हैं पर मंथ चेंज करना होता है, राइट। तो मतलब एक ही कपड़े आप रिटर्न ऐसे बार बार तो नहीं पहन के जा सकते, तो मंथली या फिर 2 महीने में मुझे वो भी ये शॉपिंग करनी पड़ती है, तो उसका भी खर्चा आता है। ये खर्चा जो है एक्स्ट्रा है, मैं इसको बाजू में रखूँगी। जो मेन खर्चा है मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। जो एक्स्ट्रा खर्चा है उसमें बहुत सारे लोग बचा भी मतलब मैं बचा भी सकती हूँ, कभी कभी बचा भी लेती हूँ पैसे, कभी कभी वेस्ट भी हो जाता है। एंड घूमना फिरना, ऑफकोर्स ट्रैवल हम लोग को बहुत, अभी तो ड्यू टू दिस सिचुएशन बहुत कम कर दिया है ट्रैवल करना, लेकिन फिर भी हो जाता है ट्रैवल, तो बहुत थोड़ा बहुत वहाँ पे भी 1 से 2 मन पर मंथ खर्चा हो जाता है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ लिविंग जो जापान में मेरा है वो मैं यहाँ पे लिख दूँगी, आप ज़रूर देखिएगा और आप मुझे बताइएगा, क्योंकि अगर आप जापान में रहते हो तो आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना है, प्लीज़ डू लेट मी नो इन अ कमेंट बॉक्स। यहाँ पर जो है बहुत सारे इंडियंस को मैंने देखा है, दे लीव्स इन निशी खसाई एरिया में। वो लोग अपना रेंट जो है 1 लाख के ऊपर पे करते हैं, 1 लाख येन के ऊपर पे करते हैं। उसके बाद उनकी ग्रोसरीज आ जाती है, फिर उनका ट्रैवल आ जाता है, तो बहुत खर्चा होता होगा उनका भी। ऑफकोर्स अब आप खर्चा जो है आपका बचा भी सकते हो अगर आप थोड़ा अपना घर जो है दूर कहीं पे अगर एडजस्ट कर सकते हो, दूर कहीं पे लेते हो रेंट पर, तो वहाँ पे आपको बेनिफिट है। लेकिन ये एक बात ये भी है कि अगर आप टोक्यो में रहते हो तो आपको बहुत सारी बेनिफिट्स हो जाता है। ट्रैवल ऑफ टाइम आपका बच जाता है, जैसे कि मुझे 40 मिनट्स लगते हैं, जो इंडियन निशी खसाई में उनको 20 मिनट्स लग जाता है, तो वो 20 मिनट्स ज़्यादा सेव कर लेते हैं, राइट। तो टाइम भी बच जाता है ट्रैवल का। तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ से जो है, ट्रेन का जो उन्हें पर डे का जो चार्जेस लगते हैं बहुत कम लगते हैं, मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है, तो ये हिसाब भी कैलकुलेट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, क्या लगता है, तो ये हिसाब भी कैलकुलेट हो जाता है। तो गाइज़ ये था मेरा और हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग इन जापान और कॉस्ट ऑफ लिविंग इन जापान। और लेट मी नो गाइज़, अगर आप जापान में हो तो आपका कितना खर्चा आता है पर मंथ, मुझे अच्छा लगेगा जानकर, क्योंकि मेरा जो खर्चा है आप लोगों ने शायद से देख लिया होगा, यहाँ पे मैं लिख दूँगी कहीं पर, तो आपको समझने के लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी कि कितना आता है। तो दैट्स इट गाइस टुडेज़ वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ गाइस लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो। बहुत सारे लोग ऐसे यार सिर्फ वीडियोस देखते हैं और चले जाते हैं, चैनल सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे, तो डू सब्सक्राइब इज़ अ फ्री। सब्सक्राइब के लिए कोई पैसे नहीं लगते, तो सब्सक्राइब कर दिया करो यार, मैं भी खुश हो जाऊँगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, एंड यस मैं आपको मिलती हूँ बहुत जल्दी नए वीडियो के साथ। टिल देन गाइस, बाय बाय।